नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं संविधान की कक्षा लेकर आप लोगों के समक्ष एक दिन बाद उपस्थित होऊंगा, लेकिन किसी कारणवश मेरा इस क्लास को रिकॉर्ड करने में थोड़ी समस्या आ गई और मुझे एक दो दिन के विलंब के साथ उपस्थित होना पड़ा। कोई नहीं, आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के संविधान के विकास में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ऐसे कौन कौन से कानून जिम्मेदार थे जिन्होंने भारत के संविधान को बनने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान की। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि आज की जो कक्षा का नाम है उस क्लास का नाम है क्या, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। लिख लीजिएगा, साफ आ रहा हुआ, ठीक है। नहीं तो बोल दे रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास में सबसे पहले अंग्रेजों ने तरह तरह के कानून बनाए और वो सारे तत्व जिम्मेदार थे। सबसे पहले अगर हम पूरे इतिहास, कुछ आज से 400 साल पहले लगभग इतिहास में जाकर देखें तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अर्थात 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित करती है। उसके बाद से 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करती है और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर टॉमस रो। ठीक, इन्होंने 1608 और 1611 में पहली और दूसरी कोठी खोली। उसके बाद समय समय पर पूरे भारत में, भारत के अलावा संपूर्ण ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अपने तरह तरह के फैक्ट्री खोले, कई स्थानों पे खोला। वही बाद में चलकर ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर इस कंपनी को अपने शासन में लेने के कारण, अपने नियंत्रण में लेने के कारण तरह तरह समय पर कई कानून पारित किए। वही बाद में चलकर भारत के संविधान का आधार बना। ठीक, भारत में विभिन्न कंपनियां आई, जैसे हम देख सकते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक PDEDF। हम देख सकते हैं P से पुर्तगालीज, E से डच, E से इंग्लिश अर्थात ब्रिटिश, और ये डेनिश और फिर फ्रांसिस। सबसे बाद में फ्रांसिस आते हैं। फिर देखते हैं कि जब इनमें सबसे शक्तिशाली जो उभर कर, जो इतने विदेशी शक्तियां भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं, इनमें से सबसे जो शक्तिशाली शक्ति रहती है वो होती है तीसरे नंबर पर आने वाली शक्ति, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका गठन 31 दिसंबर 1600 को होता है और वह अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में खोलती है और दूसरी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोलती है। पहली फैक्ट्री के जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, पहले कारखाना के इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो टॉमस रो रहते हैं। इसी के साथ अंग्रेजों ने समय समय पर भारत में राजाओं को हराने के लिए, यहाँ पे क्षेत्र का अधिग्रहण करने के लिए कई युद्ध लड़े, कई संधियां की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजों का भारत में एक प्रतिष्ठित शक्तिशाली शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित होने में जो सहायता प्रदान करती है, वो 1757 में प्लासी का युद्ध और फिर होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद, ठीक, इन दोनों युद्धों के बाद भारत में, इसके बाद इसमें 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में अंग्रेज जब आए तो समय समय पर कई युद्ध लड़े, कई संधियां की। उसके बाद उन युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध और 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध जो होता है, अंग्रेजी शासन की तरफ से अंग्रेजी सैनिक का कमान, सेना का कमान हेक्टर मुनरो अपने नियंत्रण में लेके लड़ाई करता है। उधर से अंतिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शुजा उदौला
और मीर कासिम, ये 3 राजाओं का संग रहता है, अंततः पराजित होता है और बाद में फिर रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि स्थापित होती है। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है कि अब अंग्रेज बंगाल के कुछ इलाकों का राजस्व अथवा अधिग्रहण करते हैं और राजस्व की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं। दीवानी का अधिकार, उसके न्यायिक अधिकार तथा उसके राजस्व का अधिकार सभी अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल के कुछ इलाकों में मिल जाती है। उसके बाद से 1765 के तत्काल बाद 1765 से लेकर 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन चलता है। द्वैध शासन, और द्वैध शासन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं कि बंगाल वाले कुछ इलाकों में अपने पास दीवानी कर वसूलने के अधिकार तो अपने पास रखते हैं, लेकिन सेना की जो शक्ति होती है, सेना की जो जिम्मेदारी होती है, वो नवाबों के खर्चों के वहन पर छोड़ देते हैं। ठीक, 1765 से 1772 तक द्वैध शासन चलता है। इसमें 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं, LT गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके तहत बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सिताब राय, 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। फिर उसके बाद से 1772 आते आते इसमें द्वैध शासन को समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि इससे कर्मचारियों में बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी, लूट खसोट मच जाती है, कंपनी घाटे में जाने लगती है और इसके कर्मचारी अत्यधिक धनवान होने लगते हैं, अत्यधिक प्रभावशाली होने लगते हैं। इसी के साथ 1772 में वारेन हास्टिंग नामक एक अंग्रेज प्रशासक की नियुक्ति होती है और वो भारत में आता है और 1772 में वो द्वैध शासन को समाप्त करता है। और द्वैध शासन के बाद 1773 में इसी के शासनकाल में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो अंग्रेजी शासन द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अंग्रेजी कंपनी के ऊपर नियंत्रण की दिशा में पहला प्रयास होता है। ठीक, यहां तक ये भूमिका रहा। अब हम समझेंगे कि 1773 से लेकर जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, अर्थात ब्रिटिश सरकार पहली बार भारत में नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में अपना कदम स्थापित करती है, जो अंतिम रूप से 1947 तक चलता है, जिसको हम 2 भागों में बांट के देखेंगे। तो देखते हैं कि 1773 के बाद कौन कौन से कानून आए जो भारत में संविधान के विकास में अपने बहुत ज्यादा उत्तरदायी रहे या प्रभावशाली रहे। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आप देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, हम देखेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में बांट के देखेंगे। कैसे? पहला हम देखेंगे 1773 से लेकर 1857 तक, जो 1857 में क्रांति होती है वहां तक, और फिर दूसरे सिरे में देखेंगे 1857 से लेकर 1858 में एक कानून आता है, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद से 1947 तक, जो बाद में माउंटबेटन योजना आती है, वहां तक देखेंगे। यहाँ भारत आजादी प्राप्त करता है और यहाँ से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अंग्रेजों की कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में पहला कदम जो 1773 में अपनाया जाता है, वहां से लेकर 1947 तक हम भारत के संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम कानूनों की अगर समीक्षा करें, अगर कानूनों को देखें, तो सबसे पहले 1773 से 1857 के बीच हमें कई कानून देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद से आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद से आता है 1793 में प्रथम चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है 1813 में सेकेंड चार्टर एक्ट। फिर आता है 1833 में थर्ड चार्टर एक्ट, और उसके बाद से आता है 1853 में फोर्थ चार्टर एक्ट।
अर्थात हम देख सकते हैं कि 1773 से 1857 जाते जाते जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, उससे पहले तक भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न कानून पारित किए जाते हैं। उसमें सर्वप्रथम कानून जो रहता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरे पे आता है 1881 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तीसरे पे आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद से 4 चार्टर एक्ट आते हैं, 4 चार्टर अधिनियम आते हैं, जो 1793 में पहला चार्टर अधिनियम, 1813 में दूसरा चार्टर अधिनियम और तीसरा 1833 में अधिनियम, और चौथा जो चार्टर अधिनियम आता है 1853 में आता है। इसके बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके बाद से फिर हम देखते हैं दूसरे चरण में, तो 1858 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद से क्या आता है 1858 के बाद से 1861 का भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम। उसके बाद से 1893 में का अधिनियम। फिर उसके बाद से आता है महत्वपूर्ण कानून 1909 का मार्लेमेंटो सुधार। फिर 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर आता है 1935 में एक भारत शासन अधिनियम। फिर उसके बाद से आता है 1947 में माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को पारित होता है। तो हम देख सकते हैं भारत के संवैधानिक का विकास, भारत के संविधान का विकास हम 2 चरणों में देखेंगे। पहला चरण 1773 से लेकर द्वैध शासन की समाप्ति के बाद वारेन हास्टिंग का आगमन होता है, और वहां से 1773 से लेकर जो पहला कानून बनाया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से लेकर 1857 तक चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम तक जितने भी अधिनियम आते हैं उसका पहला चरण। दूसरे चरण में आते हैं 1857 की क्रांति होती है तो अंग्रेजों द्वारा फिर कानून बनाए जाते हैं कि ऐसे युद्ध या ऐसे उपद्रव की पुनरावृत्ति फिर से न हो। इसको ध्यान में रखते हुए फिर 1857 से 1947 तक भारत के आजाद होने तक विभिन्न कानून बनाए जाते हैं। उसमें पहला कानून भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर 1893 का एक अधिनियम आता है, फिर 1909 का मार्लेमेंटो सुधार, जिसके बारे में जॉन मार्ले ने कहा कि हम एक प्रतिनिधित्व देकर निर्वाचन का सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर हम नाक के दांत बो रहे हैं, और जिसका परिणाम भविष्य में बहुत ज्यादा भयावह होंगे। हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि विभिन्न अधिनियमों में क्या क्या कहा गया है। फिर आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत सचिव रहते हैं, और चेम्सफोर्ड कौन रहते हैं, भारत के वायसराय रहते हैं। फिर उसके बाद से आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके विषय में कहा जाता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम का प्रभाव भारत के संविधान पर बहुत ज्यादा व्यापक रूप से पड़ा है। हनुमंथैया ने कहा, एक हमारे संविधान सभा के सदस्य थे के हनुमंथैया, उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से 1935 का भारत शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी है, केवल उसमें वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद से सबसे अंतिम रूप में आता है 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के जब शासन काल में माउंटबेटन योजना आती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों की निर्माण होती है। तो यहाँ तक भारत के संवैधानिक विकास का क्रम था। हम इसके बारे में एक एक करके बाद में जानेंगे। तब तक के लिए मैं इतना ही आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। कल फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें 1773 से लेकर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट तक के क्लास कक्षा के साथ उपस्थित होगा। अगर चैनल के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली हो और अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और हमें प्रोत्साहित रूप में अगर कोई कमी रही गई हो तो इस कमी को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसको मैं आगे की वीडियो में सुधार करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।